Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with an important topic of constitutional law. आज का जो हमारा विषय है वो आपने थंबनेल से ही आइडिया लगा लिया होगा कि हमारा जो विषय है कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप किस नेचर का मानोगे, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल करैक्टर का है या वो यूनिटरी करैक्टर का है। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के रिगार्डिंग जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन एक एक एस्पेक्ट्स को क्लियरली डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन के दौरान मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि जो आपका प्रीवियस लेक्चर था सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से या फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या प्रियम्बल, तो आप प्लीज़ उनको रिवाइज भी करते रहिए, क्योंकि रिवीजन एंड रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन जितना करोगे वही आपकी सफलता की चाबी है। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज लेक्चर I want to revise the previous lecture, that is sources of constitution। पहले हम previous lecture को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो previous हमारा lecture था उसमें जो 3 तरह के parts बताए गए थे sources के। फर्स्ट जो था स्ट्रक्चरल पार्ट था जो लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। सेकंड जो पार्ट था वो फिलोसफिकल पार्ट था जो यूएसए और आयरलैंड से लिया गया था। थर्ड जो पॉलिटिकल पार्ट था जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या लिया गया था? फेडरल स्कीम ली गई थी कि सेंटर और स्टेट 2 तरह की सरकारें होंगी, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया। ऑफिस ऑफ गवर्नर का ऑफिस जो है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया। इमरजेंसी की पावर हमने कहाँ से ली? इमरजेंसी की पावर तो ली गवर्नमेंट ऑफ एक्ट से, और उस पावर को किस तरीके से लागू करवाया जाएगा वो लिया था हमने जर्मनी से। और उस जब वो इमरजेंसी लगी होगी तो उस टाइम में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा वो सारा जर्मनी में डिफ़ाइन किया हुआ था। उसके बाद हमने ब्रिटिश प्रैक्टिस से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया? सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देश में स्टेट या जो सेंटर है उसकी अलग अलग सिटीजनशिप नहीं होगी, हर एक व्यक्ति को एक ही सिटीजनशिप मिलेगा, एक ही राष्ट्रीयता मिलेगी। पार्लियामेंट्री मॉडल हमने लिया इंग्लिश प्रैक्टिस से कि हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंट्री मॉडल होगा और जो राष्ट्रपति है वो नॉमिनल हेड होगा। लेकिन जैसे यूएसए में क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? जहाँ पर प्रेसिडेंट ही मेन हेड होता है। रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया? ब्रिटिश प्रैक्टिस से लिया। फिर बात आ जाती है यूएसए से। यूएसए से हमने बहुत सारे प्रोविजंस को बोरो किया है। यूएसए से फर्स्ट थिंग फंडामेंटल राइट, सेकेंड क्या ली हमने? जुडिशियल रिव्यू, थर्ड प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव का जो हेड होगा, एग्जीक्यूटिव हेड होगा किस चीज़ का? आर्म फोर्सेस का। वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। चेयरमैन ऑफ काउंसिल लिया। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ लिया। तो ये चीज़ें जो है हमने यूएसए से ली। आयरलैंड से हमने क्या लिया? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा वो लिया। नॉमिनेशन राज्यसभा के जो मेंबर्स उनको कैसे नॉमिनेट किया जाएगा वो हमने आयरलैंड से लिया। कनाडा से क्या लिया? कि जो फेडरेशन है उसमें स्ट्रॉन्ग होगा, क्या होगा? सेंटर। स्टेट जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा। यूनियन और स्टेट्स के रिलेशनशिप लिए। रेजिड्यूरी पावर्स ली। रेजिड्यूरी पावर्स का मतलब है कि जब स्टेट और सेंटर के बीच में कुछ डिस्प्यूट राइज होगा तो जो रेजिड्यूरी पावर है वो किसके पास होगी? सेंटर के पास होगी। जर्मनी से हमने और क्या क्या लिया था? एक तो इमरजेंसी पावर के प्रोविजंस लिए थे, एक हमने लिया था सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जब इमरजेंसी लगी होगी तो उस टाइम में जो सस्पेंशन होगा वो भी जर्मनी के अकॉर्डिंग हमने लिया था। फिर बात आती है रूस की, सोवियत यूनियन जिसे बोला गया, वहाँ से हमने ली फंडामेंटल ड्यूटीज़। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? 7 शेड्यूल लिया, जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट 7 शेड्यूल की जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो जो आई है ऑस्ट्रेलिया से आई है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया हमने? अमेंडमेंट लिया। और जापान से क्या लिया? ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ लिया। तो ये तो था हमारा लास्ट लेक्चर जिसमें हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। और मेरी तो यही उम्मीद है कि आपने शायद वो लेक्चर सुना भी होगा और उसको समझा भी होगा और रिवाइज भी किया होगा। अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो आपको किसी भी लेक्चर में कोई डाउट नहीं होने वाला। आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने माइंड का थोड़ा सा एक्सपेंड करना है कि हम अपने माइंड को कैसे एक्सपेंड करें कि हमें जो है कहाँ तक पहुँच के आए हैं, कि अपने माइंड को कहाँ तक लेके जाना है।
पर्टिकुलर कोई प्रोविज़न है उसको जनरल लॉ में लेके चलना है, इनकी सोसाइटी के हिसाब से लेके चलना है, तो हमें उस लॉ में कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। फेडरल और यूनिटरी। सबसे पहले ये डाउट आ जाता है कि क्या ये फेडरल और यूनिटरी है। देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर ऑफ लॉ के लेक्चर के बारे में। कुछ जूरिस्ट कहते हैं कि ये जो है क्वासी फेडरल है और कुछ कहता है कि फेडरल सिस्टम से है, बिकॉज इट हैज़ सम फीचर ऑफ फेडरल एंड सम यूनिटरी। कुछ कहते हैं कि ये सिमिलर है फेडरल सिस्टम के, लेकिन क्वासी फेडरल भी है। क्वासी फेडरल का मतलब होता है कुछ फीचर इसमें यूनिटरी है। यूनिटरी का मतलब सेंटर के कंट्रोल में, और फेडरल का मतलब जब वो सेंटर और स्टेट दोनों के कंट्रोल में होता है। अकॉर्डिंग टू द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जिन्होंने निर्माण किया था, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, जो फ्रेमर्स थे, जो हमने कॉन्स्टिट्यूंट जो कमेटी है असेंबली के बारे में पढ़ा था, उसमें जो जो मेंबर्स शामिल थे 389 जो मेंबर्स थे, उन सभी ने कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बनाया था नेचर में। हालांकि अम्बेडकर ने इसे डिफ़ाइन किया था कि जो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, बट जो पावर्स हैं वो प्रोविंस मतलब स्टेट की पावर को ओवरराइड करेगा। ओवरराइड का मतलब जो स्टेट की पावर है उनके ऊपर हावी रहेगा, उन पे प्रिवेल रहेगा, फाइनल ऑर्डर सेंटर का चलेगा। ये बात किसने कही थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात कही थी। एवरी यूनिटरी सिस्टम या कोई भी यूनिटरी सिस्टम होता है उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जिसके पास सारी पावर्स होती है, लेकिन जब फेडरल सिस्टम की बात आती है उसके अंदर जो पावर्स हैं वो नेशनल और लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड की जाती हैं। तो आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि जब फेडरल की बात आती है, जब फेडरेशन की बात आती है, इसका मतलब है सेंटर और स्टेट इक्वल डिवीज़न हो जाएगा पावर्स का, बट द सुपीरियर अथॉरिटी जो होगी वो होगी सेंटर होगी, बिकॉज रेजिड्यूरी पावर्स वेस्ट टू द सेंटर। जो रेजिड्यूरी पावर है दोनों के बीच में डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं, दोनों के बीच में इश्यूज अराइज हो जाते हैं। तो जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो पावर्स जो है क्या किसके पास रहेगी? सेंटर के पास रहेगी। तो आप एक बार इसको थोड़ा सा रीड कर लो। मैं थोड़ा सा ना इतनी देर में पानी पी लेती हूँ क्योंकि बोलते बोलते जो है प्यास लग ही जाती है। तो आप रीड करो 1 मिनट इसे। जब ज़्यादा देर तक बोलते रहते हैं ना तो क्या होता है कि गला सूखने लग जाता है, तो फिर आवाज़ के अंदर थोड़ी सी खिचखिच होती है। खिचखिच होने से क्या है कि आवाज़ में क्लैरिटी नहीं आती, तो इसलिए बीच में थोड़ा पानी पीना भी ज़रूरी हो जाता है। और एक वैसे ही गर्मी का टाइम चल रहा है तो गर्मी में तो गला सूखना ही सूखना है। तो आई होप आपने भी पढ़ लिया होगा। अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं आगे चलती हूँ। फेडरल गवर्नमेंट। अब ये कुछ मैंने एक थोड़ा सा डायग्राम में आपको समझाने का प्रयास किया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें 2 लेवल आते हैं गवर्नमेंट के। फर्स्ट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जब फेडरल का इशू आएगा, फेडरल की बात आएगी, फेडरेशन की बात आएगी, देन यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझना होगा कि 2 लेवल्स होंगे गवर्नमेंट के। फर्स्ट वन इज़ सेंटर एंड सेकेंड इज स्टेट। और जो पॉलिटिकल पावर्स होगी, पहली तो चीज़ होगी लेवल। जब भी फेडरल गवर्नमेंट की बात आती है आप उसका पार्ट्स में लिख सकते हो कि इसके कितने लेवल हैं? 2 लेवल है। फर्स्ट इज सेंट्रल, सेकेंड इज स्टेट। फिर बात आएगी कि जो पॉलिटिकल पावर्स है वो किन किन के बीच में शेयर की गई है? वो शेयर की गई है सेंटर और स्टेट के बीच में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ कौन कौन से हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ हैं, वो है सेंटर और स्टेट के। और कॉन्स्टिट्यूशन इज कोडिफाइड एंड रिजिड। कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोडिफाइड किया गया है, लिखित फॉर्म में है, और रिजिड है। रिजिड का मतलब है रिजिड और फ्लेक्सिबल। वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों होता है, लेकिन जब हम फेडरेशन की बात करते हैं, फेडरल को लेके चलते हैं, उसके अंदर ही रिजिड होगा। रिजिड का मतलब कि जो भी अमेंडमेंट्स होंगे, जो भी इसके अंदर कोई संशोधन किया जाएगा, वो सेंटर जो है अकेले अपने दम पर अपनी रेजिड्यूरी पावर का यूज़ करके नहीं कर सकता। वहाँ उसे स्टेट की प्रॉपर हेल्प चाहिए, इनकी स्टेट की वोटिंग का राइट होगा। स्टेट अगर वोट करता है तब ही जाके कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स का कुछ अमेंडमेंट है, वो पॉसिबल हो पाएगा। तो रिजिड और फ्लेक्सिबल का आपको डिफरेंस पता चल गया। रिजिड का मतलब है कि बिना स्टेट्स की हेल्प के ये अमेंड नहीं होगा, तो वो होगी रिजिडिटी। और जब फ्लेक्सिबल की बात आती है तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सकता है।
तो ये है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबल का जो मैटर। अब फेडरल फीचर्स देख लेते हैं। जब भी हमें किसी भी चीज़ के बाद में डाउट होता है कि क्या वो फेडरल है या यूनिटरी या किसी और मैटर के बारे में, कि वेदर दैट पर्सन इज़ गुड और बैड, वेदर दैट थिंग इज़ गुड और बैड, दैट इज़ अप्लीकेबल और नॉट, जब ऐसा कुछ डिसाइड करना पड़ता है तो हमें जो दोनों जो डिबेट का ऑप्शन है, हमारे पास डिबेट का जो इशू है, उन दोनों की पहले फ़ीचर्स को समझ लो। जब दोनों की फ़ीचर्स हमें समझ में आ जाएंगी तो उसके बाद ये समझना भी ईजी हो जाएगा कि इनके अंदर हम इसको क्या लेके चलेगी, क्या जैसे एग्जांपल में मैंने तो गुड बैड लेके चले या दोनों का कम्बिनेशन, तो वही चीज़ फ़ीचर से डिसाइड होती है। तो हम आगे इसको फ़ीचर के थ्रू डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ पावर्स। फेडरेशन का सबसे फर्स्ट रूल यही होता है कि जब फेडरेशन की बात होती है, फेडरल गवर्नमेंट की बात होती है, फेडरल फीचर की बात होती है किसी भी चीज़ की, उसमें फर्स्ट थिंग आएगी डिवीज़न ऑफ पावर। डिवीज़न ऑफ पावर का मतलब ये है कि सेंटर और स्टेट के अंदर पावर्स का डिवीज़न हो जाएगा। जो सेंटर और स्टेट की पावर्स का डिवीज़न कैसे होगा, वो हमारे 7 शेड्यूल में जो 3 लिस्ट है उन पर डिपेंडेंट होता है। कौन कौन सी 3 लिस्ट हैं वो? यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो है वो 66 सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स हैं। जो ये 19 सब्जेक्ट्स हैं यूनियन के, इनके ऊपर यूनियन का पूरा राइट है लॉ बनाने के लिए, और स्टेट के पास जो 66 सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर उसका यूनियन का राइट तो है लॉ बनाने का, लेकिन कुछ कंडीशंस पर लॉ बना सकती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट पे स्टेट का भी उतना ही राइट है और उतना ही राइट सेंटर का है, यूनियन का है, तो उस पर दोनों ही लॉ बना सकते हैं। ये जो लिस्ट है ये 7 शेड्यूल में प्रोवाइड करी गई है। हर एक शेड्यूल के साथ एक कोई आर्टिकल ज़रूर जुड़ा हुआ होगा, तो 7 शेड्यूल के साथ आर्टिकल 246 जुड़ा हुआ है। तो 7 शेड्यूल का जब भी आप कहीं आंसर लिखोगे, आप सब्जेक्टिव आंसर लिखोगे या आपको ऑब्जेक्टिव में इनका रिलेशन पूछ लिया जाए कि 7 शेड्यूल जो है वो कौन से आर्टिकल में, तो आपको बताना है 46 में। हालांकि कुछ ऐसे आइटम्स भी हैं, ऐसी जो डिसाइड, जैसे ये मान लो लिस्ट है ना, इनमें कुछ आइटम्स डिसाइड हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो किसका सब्जेक्ट है? कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो दोनों मिलकर इस पर लॉ बना सकते हैं। इसी तरीके से लिस्ट में डिवाइड किया गया है कि कुछ आइटम्स जो हैं वो इन तीनों लिस्ट में भी नहीं है, उस पर जो है रेजिड्यूरी पावर अप्लीकेबल होगी, जो पावर है वो सेंटर की अप्लीकेबल हो जाएगी। और ये जो रेजिड्यूरी पावर्स है ये सेंटर के ज़्यादातर 97 सब्जेक्ट्स के अंडर फॉल करता है, यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, लेकिन जो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन यूनियन लिस्ट से कनेक्ट कर रहा है, यूनियन लिस्ट से उसका संबंध बन रहा है, तो यूनियन लिस्ट जो है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटर वहाँ पर लॉ बना सकती है। तो ये हो गया डिवीज़न ऑफ पावर। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ या फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरेशन फीचर ऑफ फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवीज़न ऑफ पावर। नेक्स्ट डिस्कस्ड नेक्स्ट फीचर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसकी ये भी क्वालिटी होगी कि वो हमेशा रिटन फॉर्म में होगा। जो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे फेडरल क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि वो रिटन फॉर्म में नहीं है। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर काफ़ी ऐसे कॉन्ट्रास्ट होंगे, काफ़ी ऐसे डिफरेंसेस होंगे, जिसकी वजह से हम ये, अगर वो रिटन फॉर्म में नहीं है तो हम उसे इनप्रैक्टिकल मानेंगे, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और मोर एवर टू मेंटेन द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को आपने डिसाइड करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ऊपर है, तो उसके लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। क्योंकि जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसमें जो भी लॉ मेंशन होगा, जो भी प्रोविजंस होंगे, उसके बेस पर कोई डिसीजन लिए जाएंगे, तो ये माना जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। जैसे सिखों में क्या होता है, उनके जो पहले गुरु चुने जाते थे, लेकिन उन्होंने बाद में जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उसी को ही अपना सुप्रीम मान लिया गया, सबसे बड़ी अथॉरिटी मान ली। तो इस बेस पर क्या हुआ कि वो उनकी सुप्रीम अथॉरिटी हुई। और सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम पहले भी डिस्कस हो गया पहले वाले पॉइंट में कि सुपरमेसी कैसे है। तो सुपरमेसी का मतलब सुप्रीम लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ टर्म दी हुई है उस लॉ के अंदर आपको रूल्स भी मानोगे, उन लॉ के अंदर रेगुलेशंस भी आ जाएंगे, बाय लॉज भी आ जाएंगे, नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे, ऑर्डर्स भी आ जाएंगे, ऑर्डिनेंसेस भी आ जाएंगे, और इवन द कस्टम हैविंग ए फोर्स ऑफ लॉ। और जो फोर्स ऑफ लॉ यानी कि लॉ को कैसे इन्फोर्स कराया जाएगा वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये तो थी कुछ सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो है रिजिडिटी। रिजिडिटी को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो रिटन फॉर्म में है, रिजिड फॉर्म में है। तो इसके ऊपर जब भी कोई अमेंडमेंट्स किया जाएगा, जब भी कोई किसी प्रकार का इशू अराइज होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना है या नहीं करना, तो उसके रिगार्डिंग जो है स्टेट की भी उसमें उतनी भागीदारी होगी। तो ये इसी में पॉइंट यही दिया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। रिजिडिटी इन ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मीन इट कैन नॉट बी अमेंडेड यूनिलेटरली। यूनिलेटरली का मतलब है कि किसी एक के द्वारा इसका अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट्स के पार्टिसिपेशन के बिना। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ रिजिड और फ्लेक्सिबल के बारे में जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। द जुडिशरी हैज़ द फाइनल अथॉरिटी, जुडिशरी फाइनल अथॉरिटी है। जैसे कि हम जानते हैं कि फेडरेशन में क्या होता है, सेंट्रल स्टेट के बीच में डिवीज़न ऑफ पावर होता है। तो उस टाइम में जब सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर होता है, तो उस टाइम में अगर हमें एक ऐसी अथॉरिटी चाहिए होती है जो इम्पार्शियल, बिना किसी भेदभाव के कोई फैसला दे सके, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी होती है जुडिशरी। क्योंकि जब सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवीज़न ऑफ पावर होगा तो कहीं ना कहीं उनके बीच में इशू अराइज होंगे। जब इशू अराइज होंगे तो कोई तो एक ऐसी अथॉरिटी हमें चाहिएगी ना जो उन दोनों का फैसला करवा सके। तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ माना गया है। और अगर मान लो कोई ऐसा लॉ पास कर दिया जाता है सेंटर के द्वारा, सेंटर के एक्ट के द्वारा, तो उसके बाद क्या है कि उसको हम कोर्ट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवा सकते हैं। तभी तो फिर जुडिशरी को जो सुप्रीम माना गया है। और जैसे कि इंडिया के अंदर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को फेडरल ट्रिब्यूनल भी बोला गया है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी पावर है और जिनके लिए वो योग्य भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी पावर, सुप्रीम कोर्ट को जो ऐसी पावर दी गई है, वो पावर दी गई है आर्टिकल 131 में कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 131 में ये पावर नहीं दी होती तो मजाल थी कि सेंटर और स्टेट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट को फैसला ले पाता। तो ये पावर ये शो करती है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंस है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और फेडरल फीचर में, फेडरल स्टेट में ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बात आती है यूनिटरी फीचर की। ऐसी कौन कौन सी फीचर हैं जिनसे ये कहा जा सकता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है। यूनिटरी का मतलब उसी के पास सारी पावर है। सबसे पहला यूनियन ऑफ स्टेट्स। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल ये कहता है कि इंडिया जो है वो भारत, इंडिया यानी कि भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा। यूनियन मतलब एक ग्रुप होगा स्टेट्स का, स्टेट्स को मिला के जो है यूनियन बनेगा। इट इज़ टू बी एग्जामिन्ड हियर वेदर द यूज ऑफ द वर्ड यूनियन इंटेंशनल। और यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि क्या ये वर्ड यूनियन यूज़ किया गया था, ये जानबूझ के इंटेंशनली किया गया था, या इसको फेडरेशन बनाने के लिए किया गया था, या फेडरेशन को रिमूव करने के लिए गया था। क्योंकि फेडरेशन जो वर्ड है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, और ना ही इसको बाद में कहीं ऐड किया गया है। तो जो फेडरेशन का जो वर्ड है उसको रिमूव करने का मेन मकसद तो यही था कि जो फेडरेशन है वो जो है पार्ट रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट के द्वारा होना चाहिए। इसीलिए फेडरेशन में ये माना गया कि रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट ज़रूरी है। तभी तो लॉ के अंदर रेटिफिकेशन मतलब परमिशन, जो स्टेट्स की परमिशन उसको ज़रूरी कर दिया गया कई प्रोविजंस में अमेंडमेंट के टाइम पे। तो इससे हम ये डिराइव कर लेते हैं, हम इससे मान लेते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिटरी नहीं है। अदरवाइज़ कहीं भी फेडरेशन वर्ड का कोई भी यूज़ नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप की बात हो रही है। पहले क्या था, आर्टिकल 35A और आर्टिकल 360 जब तक रिमूव नहीं हुआ था तो जो जम्मू कश्मीर के लोग थे उनकी डबल सिटीजन थी, ड्यूल सिटीजन थी, सिंगल सिटीजन नहीं थी। लेकिन जैसे ही अब इसको पिछले साल 2019 के अंदर अमेंडमेंट से रिमूव कर दिया गया, तो आर्टिकल 30 रिमूव होने के बाद J&K में भी अब सिंगल सिटीजन का ही रूल फॉलो होता है। थर्ड है कि पार्लियामेंट की जो पावर है किसी भी स्टेट के बाउंड्री को बदलने की और जो पहले स्टेट हैं उनकी चेंज करने की, वो पावर भी जो है सिंपल मेजॉरिटी के बाद पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट जो है इसमें अगर कोई स्टेट का कोई भी हिस्सा चेंज करना चाहिए या किसी स्टेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहे तो उसकी खुद की सेल्फ पावर यहाँ पर है, उसे स्टेट्स की कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो पॉइंट है ये भी शो करता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है, ना कि फेडरल है पूरी तरह से। तो ना तो प्रॉपर्ली फेडरल शो हो रहा है कि यूनिटरी की भी इसमें फीचर्स है, फेडरेशन की भी हम फीचर देख चुके हैं। तो आगे और डिस्कस करते हैं।
पार्लियामेंट उन लॉ को लेजिस्लेट कर सकता है जो स्टेट लिस्ट में। मैंने बताया था आपको कि स्टेट लिस्ट के लॉ को तो स्टेट कर सकता है, एक्ट बना सकता है, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि स्टेट जो है उस टाइम उस पावर में नहीं होता कि वो लॉ बना सके। उस टाइम में नेशनल जो है, नेशनल लेवल पर जो पार्लियामेंट है लॉ बनाती है। फर्स्ट है आर्टिकल 249। 249 में नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट, जब कोई नेशनल इंटरेस्ट राज्य के हित के, यानी कि राज्य नहीं सॉरी देश के हित के, देश के फ़ायदे के कोई सब्जेक्ट है, उन पर लॉ बनाना हो तो उस टाइम आर्टिकल 249 के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उस पर लॉ बना सकती है। उसके लिए कंडीशन ये है कि पहले जो बिल लाया जाएगा वो बिल पहले राज्यसभा द्वारा लाया जाएगा और स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, जिसमें 2/3 मेंबर तो वो होते हैं जो प्रेजेंट होंगे वोटिंग के लिए दोनों हाउसेज में, तो उसको स्पेशल मेजोरिटी बोला जाता है। और ऐसे लॉ को एनफोर्स करने के लिए 1 साल का टाइम होता है और उसके बाद उसे कंटिन्यू कर दिया जाता है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर उसको एनफोर्समेंट करनी होती है। फिर नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी लगी, सेंटर में एक इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो उसके बाद स्टेट के अंदर कोई रूल्स बनाने की पावर नहीं रह जाती और उस टाइम में नेशनल लेवल पर जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है चाहे सेंटर और स्टेट दोनों ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया, जैसे म्यूचुअल कंसेंट से तलाक हो जाता है, म्यूचुअल कंसेंट से कोई एग्रीमेंट बनता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में के लिए, तो इसी तरीके से म्यूचुअली अगर दोनों ने ये इस बात के लिए संतुष्टि दिखा दी कि दोनों ये इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि आप ही लॉ बनाएं, तो पार्लियामेंट वहाँ पर लॉ बना सकता है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट आर्टिकल 243 में वाइड पावर दी गई है पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट इसमें लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट इसमें स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड है उस पर भी लॉ बना सकती है। आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी की बात हो रही है, तो वहाँ पर जब प्रेसिडेंट रूल ही लागू हो गया तो वहाँ पर लॉ बना सकती है। जैसे J&K में क्या हुआ था, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया वहाँ पर और उसके बाद वहाँ का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया गया। पहली बार किसी स्टेट को यूटीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये तो हमारे कानून के अंदर सिस्टम के तहत ही किया था, लेकिन फिर भी वो विवादों में तो था ही। 360 कह रहा है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात। फाइनेंशियल इमरजेंसी के जैसे अब हालात ऐसे हो रहे हैं कोरोना की वजह से, बस एक फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे यहाँ डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन हालात तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाती तो फिर क्या है, किसी को कोई वेतन भी नहीं मिलना था, जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं वो भी घर बैठ जाते हैं और जो प्राइवेट हैं उनके तो लगभग काम ठप हो ही पड़े हैं। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है 360 में होगी तो उस टाइम भी सेंटर जो है वो लॉ बना सकता है। तो 352 में वैसे है नेशनल इमरजेंसी, लेकिन उसके रूल्स के रिगार्डिंग जो एक्ट जो पावर दी गई है वो 250 में दी गई है। फिर बात आता है यूनिफाइड जुडिशरी। यूनिफाइड जुडिशरी का ये मतलब है कि वैसे तो हमारे ड्यूल सिस्टम है, कोर्ट्स में लोअर कोर्ट हायर कोर्ट है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जो है अपेक्स अथॉरिटी है, अपेक्स का मतलब सबसे बड़ी अथॉरिटी है यूनिटरी जुडिशल सिस्टम में, कि मेन अथॉरिटी किसको माना गया, सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट अकेली सबसे पावरफुल है, जैसे सेंटर पावरफुल हो जाता है किसी प्रकार के लॉ बनाने में, इसी प्रकार के निचली कोर्ट को गाइडलाइंस देने के लिए, निचली कोर्ट को सही दिशा में लाने के लिए जो हायर अथॉरिटी है वो सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है। तो ये भी एक यूनिटरी सिस्टम को बताती है कि हमारे देश में यूनिटरी सिस्टम है, एक अकेला जो है सिस्टम बना हुआ है, फेडरल नहीं है। तो ये बताया गया है कि जो पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम है वो एक ही कोर्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट और दैट इज़ सुपरमेसी ऑफ कोर्ट। ऑल इंडिया सर्विसेज, जब ऑल इंडिया सर्विसेज की जो पोस्ट है, IAS की पोस्ट है, IPS की पोस्ट है या कोई दूसरी भी पोस्ट है जो गवर्नर के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा अप्लाई की जाती है, जैसे स्टेट में गवर्नर के द्वारा और सेंटर में प्रेसिडेंट के द्वारा, तो जो ये अपॉइंटमेंट लेटर होते हैं ये होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। जो ऑल इंडिया सर्विसेज की पोस्ट है, पूरे इंडिया के लेवल की जो पोस्ट है उनका जो लेटर होगा अपॉइंटमेंट वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो इस वजह से ये भी जो है यूनिटरी सिस्टम को बताता है। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है, लेकिन इसमें भी गवर्नर और स्टेट की किसी भी कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये भी यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। अब बात आती है गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो क्या होता है, वो भी सेंटर के द्वारा ही होता है। गवर्नर जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी स्टेट के लॉ को पास करने के लिए,
और सेंटर के पास वो सारी पावर है कि वो किसी भी गवर्नर को अपॉइंट कर सकता है। तभी तो देखा होगा ज़्यादातर कि जब केंद्र में जो सरकार होती है उसके कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मंत्री पद नहीं दिया गया या वो बागी ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं उसे किसी स्टेट का गवर्नर बना दिया जाता है कि जिससे वो एक पद भी ले ले और उससे जो है आमदनी भी हो सके और वो जो है बागी भी ना हो। लेकिन इसमें भी ये है कि अगर मान लो किसी ने गवर्नर नियुक्त कर दिया और वो गवर्नर को ये कहे कि तुझे अपनी मनमानी नहीं करनी, हमारे फैसले के अकॉर्डिंग चलना है, तो ये गवर्नर बाउंड नहीं है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले पर चलने के लिए। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली वास्तव में क्या होता है कि जब अपॉइंट किया जाता है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी को, तो वो उसी के हिसाब से सारे कार्य करता है। और एक केस हो गया था वीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उसमें ये बात कही थी कि गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों को नहीं माना। मान लो JNK में अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना था और गवर्नर वहाँ रेकमेंड ही नहीं करता, तो सेंटर की ये मजाल थोड़ा नहीं थी कि वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दे। लेकिन गवर्नर उन्हीं के बंदे होते हैं, तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना कोई मुश्किल नहीं है, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो इस केस में ये ऐसा इंपॉर्टेंट केस है जिसके अंदर गवर्नर को वाइड पावर दी गई कि गवर्नर को आप इस लेवल पर, इस बेस पर नहीं हटा सकते कि आपने हमारी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। ये अगर आप ऐसे रिमूव करोगे तो ये गवर्नर के लिए एक आर्बिट्रेरी डिसीजन होगा। तो इसके बाद थोड़ा सा ये कंट्रोल हो पाया है। तो जो पावर है गवर्नर को अपॉइंट करने की, वो जो है यूनिटरी फीचर को शो करती है कॉन्स्टिट्यूशन के कि यूनिटरी फीचर है, तभी तो गवर्नर को नियुक्त करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम्पावर करता है सेंटर को कि वो स्टेट के मैटर पर जो है इफेक्ट, स्टेट के मैटर पर कुछ कंडीशंस लगा सके। तो जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट की कुछ फंक्शंस पर कंडीशंस लगा सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है, तो ये क्या हुआ, यूनिटरी फॉर्म बता रहा है। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन है जो सेंटर अपने दम पे ले सकता है और स्टेट अपने दम पे अलग फैसले ले सकता है और सेंटर अपने मैटर्स पर अलग फैसले लेता है, वो होता है फेडरल फॉर्म। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, दोनों डिस्कशन को समझ के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब कि आधा तो वो फेडरल फीचर लेके बैठा है और आधा यूनिटरी। ना तो उसे पूरी तरह यूनिटरी कहा जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर को, ना ही फेडरल कहा जा सकता। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिटरी विद फेडरल फीचर है और फेडरल विद यूनिटरी फीचर है। तो इस प्रकार से अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल, द आंसर इज नो। वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज यूनिटरी, द आंसर इज नो। वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्वासी फेडरल, द आंसर इज यस। तो इस प्रकार से प्री के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक बार मोटा मोटा हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। रिवाइज क्या करें इसमें सबसे पहली चीज़ जो थी, कुछ टर्म्स था इसके अंदर स्टार्टिंग में, वो देख लेते हैं कि सबसे पहले केनेथ सी वेयर ने ये बात कही थी क्वासी फेडरल और सिमिलर टू फेडरल सिस्टम का। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इसको फेडरल माना गया, लेकिन अम्बेडकर ने इसको कहा कि ये जो है सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। फिर उसके बाद बता दिया लेवल क्या है, पॉलिटिकल पावर क्या है, डिफरेंट टाइप्स क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन को कोडिफाइड है और रिजिड है। फिर बता दिया फीचर्स क्या है, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर रिजिडिटी बता दी, अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट बता दिया। और फिर यूनिटरी फीचर के बारे में डिस्कस किया, तो हमने उसमें पढ़ा यूनियन ऑफ स्टेट, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट की पावर नए स्टेट बनाने के लिए और बाउंड्रीज को चेंज करने के लिए। फिर है कि पार्लियामेंट जो है स्टेट की किन मैटर पर लॉ बना सकती है, आर्टिकल 249 नेशनल इंटरेस्ट, आर्टिकल 250 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 252 म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आर्टिकल 253 इंटरनेशनल एग्रीमेंट, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसके बाद है यूनिफाइड जुडिशरी। जुडिशरी जो है मेन हेड है वो सुप्रीम कोर्ट है। ऑल इंडिया सर्विसेज के मैटर हैं, आर्टिकल 312 में। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट है आर्टिकल 217 में। ये जो इसमें सेक्शंस के जो नाम दिया, सॉरी आर्टिकल के जो नाम दिए, इनमें क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल जो इसमें इंपॉर्टेंट है, 249, 250, 252, 53, 352, 356, 312, 217, 131, ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। और गवर्नर के रिगार्डिंग आर्टिकल 155। तो ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। वीपी सिंघल का केस है गवर्नर के मैटर में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप रिवाइज़ कीजिएगा। और इसके अलावा आप जुडिशरी की जब ये बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, तो उसके अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस और भी हैं जो बहुत बार यूज़ होते हैं, जैसे मेनका गांधी का केस हो गया, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस हो गया,
और इसी तरीके से कुछ एक केस और इम्पोर्टेंट है, जैसे इक्वलिटी के रिगार्डिंग हो गया, रिजर्वेशन के रिगार्डिंग हो गया, मंडल कमीशन का केस हो गया, इंदिरा सानी का केस हो गया। उसी तरीके से जब अमेंडमेंट की बात आएगी कॉन्स्टिट्यूशन के, तब भी 4 ऐसे लैंडमार्क केस है, सज्जन सिंह का केस, शंकरी प्रसाद का केस और केशवानंद भारती का केस और गोलकनाथ का केस। इसी तरीके से जब हम अथॉरिटी की बात करेंगे उसमें भी काफ़ी लैंडमार्क केसेस है। तो कुछ केसेस तो इसमें इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि उन 5-7 केसेस से ज़्यादा 20 केसेस ऐसे हैं जिनके बेस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मूव करता है, क्योंकि जो जुडिशल जजमेंट्स हुई थी, जुडिशल प्रोनाउंसमेंट हुई थी, तो उन केसेस के ऊपर हुई थी, जिसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन की अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकल के आई है। तो इस तरीके से हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने में। अगर आप इसको रिवाइज़ कर लेते हो और आप वीडियो को एक बार रिवाइज़ कर लिया, मान लो वीडियो को लगातार रोज़ एक एक करके सुन रहे हो, जब ये सारे कंप्लीट हो जाए फिर दोबारा इनको सुनो, तीसरी बार सुनो, चौथी बार सुनो, जब आपको बार बार सुनोगे तो हो सकता है आपको मेरे कुछ पॉइंट्स में डाउट आने लग जाए कि मैम ने ये गलत करवाया है। तो ये आपकी रिवीजन पर डिपेंड करता है। आप जितना क्यूरियस हो जाओगे, जितना आप जिस चीज़ को करने के लिए उत्सुक हो जाओगे, उतना ही वो आपका अच्छा रिजल्ट देगा। आई होप आपको आज का ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो प्रीवियसली लेक्चर अपलोड किए गए आप उनको भी एक बार अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपके जो डाउट्स हैं उनके रिगार्डिंग क्लियर हो जाएँ। और नेक्स्ट चीज़ ये कि जो भी आप डेली लेक्चर सुनते हो या आपने पिछला भी सुना है तो उसको आप रिवीजन भी करते रहिए। और मेरी जो है आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपने सजेशंस, आपके जो कीमती सजेशन हैं वो आप मुझे दीजिए, जिससे मैं अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूँ और अपनी जो टीचिंग स्किल है, अपनी जो स्पीच की स्किल है, उसको मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ। और कोरोना का इशू कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है तो प्लीज़ आप उसका भी अपने आप जो है ध्यान रखिए और अपना बचाव कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।